दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब हम एक नए घर की कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले कॉलम कास्ट करते हैं फिर ब्रिक वर्क करते हैं। लेकिन आपने कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे या कुछ ऐसी साइटें देखी होंगी जहाँ पे जो ब्रिक वर्क होता है वो कुछ हाइट तक पहले कर देते हैं और उसके बाद कॉलम की कास्टिंग करते हैं। जैसे कि आप अभी जो इस साइट पर करंट में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है कॉलम को जो है अभी ऐसे ही छोड़ दिया है सरिया बांध के, और जो दीवारें हैं वॉल हैं वो खड़ी कर दी गई हैं। तो क्या होता है कि जो इंसान अपने घर बनाने का सफ़र शुरू कर रहा है या करने वाला है तो वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहता है कि भाई मेरे लिए कौन सा सही तरीका रहना चाहिए या कौन सा सही तरीका मेरे घर के लिए होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और एकदम सटीक मैं बताऊँगा। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, एक एक चीज़ समझ लेते हो, तो आप खुद अपने घर के लिए एक सही फैसला ले पाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेसिकली कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो है आपको सजेस्ट करेंगे कि भाई जो कॉलम है हम बाद में बनाएंगे। उसके पीछे रीज़न क्या है पहले वो जान लीजिए। पहला तो एक तो इसमें शटरिंग कॉस्ट जो होती है उनकी वो कम हो जाती है। आज के समय में शटरिंग जो रहता है हमारा, चाहे आप स्टील की शटरिंग यूज़ कर रहे हैं या प्लाई की कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो चुकी है। तो उसका पैसा बच जाता है, यानी कि लगभग ऑलमोस्ट बच ही जाता है कॉलम कॉलम की कास्टिंग के लिए, क्योंकि वो दीवारों का यूज़ करते हैं जैसे आप देख रहे हैं। और एक चीज़ और आपको बताएंगे कि जो कॉलम रहता है और जो ब्रिक बॉल रहती है उसको अगर बाद में कास्ट करते हैं कॉलम को, तो आपस में जो बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। जैसे कि सामने आप देखेंगे, नो डाउट बहुत अच्छे से हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी उनकी बात में सहमत हूँ कि कॉलम और ब्रिक की जो बॉल की जो बॉन्डिंग होती है वो अच्छी हो जाती है। उसके पीछे ये भी बोलेंगे कि जो कॉलम के बगल में जो एक समय के बाद क्रैक्स डेवलप होती है वो क्रैक्स नहीं दिखाई देती। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हाँ, लगभग नहीं दिखाई देती है, बहुत ही ना के बराबर मैंने देखने को मिला है, मैंने देखा भी है, लेकिन बहुत ही रियर चांसेस हो जाते हैं कि जब आप इस तरीके से कास्ट करते हैं तो जो क्रैक्स होती है वो कॉलम की जस्ट बगल में नहीं दिखाई देती है। अब होता क्या है ना कि इसमें ये तीन चार एडवांटेज ही हैं, इसके अलावा कोई एडवांटेज मुझे नज़र नहीं आता। और बेसिकली मैं आपको ये सजेस्ट भी करूँगा, अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो आप तब कर सकते हैं जब आप अपने घर को एक मंजिल बना रहे हैं। मैं बस एक मंजिल के लिए सजेस्ट करूँगा। अगर आप दो मंजिल तीन मंजिल बना रहे हैं तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि ये तरीका आप अपनाइए। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, और मैं तो आपको ये भी कहूँगा कि अगर आपकी कोई मजबूरी है तो बात अलग है, वरना आप पहली मंजिल में भी इसको इस तरीके से यूज़ ना करें। जो आपने एडवांटेज देखे उससे ज़्यादा मैं आपको और एडवांटेज गिना दूंगा और डिसएडवांटेज तो उससे ज़्यादा भी गिना दूंगा अगर आप दूसरा तरीका अपनाते हैं तो। देखिए ये क्या होता है, जब आप पहला तरीका इस तरीके से करते हैं कि कॉलम की जो शटरिंग होती है वो ब्रिक वर्क के माध्यम से करते हैं, तो शटरिंग जो होती है, जैसे मान लीजिए आप अगर फट्टी से शटरिंग करते हैं जैसे आपने पीछे देखा, तो एक तो या ब्रिक जो होती है उसकी मदद से इसको कवर करते हैं ताकि कंक्रीट ना जाए दाएँ बाएँ। तो होता क्या है ना कि यहाँ पे एक तो प्रॉपर तरीके से कास्टिंग नहीं हो पाती जो कंक्रीट कॉलम में हम बनाते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ लोग जो कंक्रीट का रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा आगे पीछे कर देते हैं और पानी का मात्रा काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो हाई कर देते हैं और वाइब्रेटर यूज़ ना करते। इससे क्या होता है कि हनीकॉम आने की संभावना ज़्यादा होती है। और दूसरा चीज़, जो हम एक नॉर्मली पहले कॉलम कास्ट करते हैं ब्रिक वर्क बाद में करते हैं, तो हम उसको अच्छे से क्यूरिंग कर पाते हैं जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। लेकिन जब आप उस तरीके से करते हैं कि कॉलम बाद में कास्ट करेंगे तो जो वॉल रहती हैं वो उसको कवर कर लेती हैं और आप एक प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग उस कॉलम की नहीं कर पाते, जो कहीं ना कहीं कंक्रीट को अपनी स्ट्रेंथ लेने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। साथ ही अक्सर मैंने ये भी देखा है कि जो कॉलम की प्रॉपर शेप हम अपने फर्मे के अनुसार जो शटरिंग का होता है उसके अनुसार लेके जाते हैं, तो वो तब रहता है कि हम उसमें ईजिली फुलफिल कर पाते हैं उस चीज़ को। लेकिन जब आप पहले वॉल खड़ा करते हैं कॉलम बाद में करते हैं तो अक्सर क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं खांचे छोड़ देते हैं, तिथिंग छोड़ देते हैं। तिथिंग मतलब जो आगे पीछे खांचे होते हैं वॉल के, वो करते हैं, जिससे लोग सोचते हैं कि बॉन्डिंग अच्छी आएगी। तो लेकिन कॉलम की जो शेप है वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ा जाती है। इससे क्या होता है कि जो लोड लेने की कैरिंग कैपेसिटी होती है कॉलम की वो बहुत कम हो जाती है और कहीं ना कहीं उसमें हनीकॉम आने की संभावना रहती है। साथ ही वो पूरा लोड नहीं लेगा तो जो इन फ्यूचर कभी इनकेस कभी भूकंप या अर्थक्वेक आता है तो आपका कॉलम पूरी तरीके से लोड लेने में सक्षम नहीं होगा। साथ ही यहाँ पे आपको प्रॉपर शेप मिल जाती है, लोड कैरिंग कैपेसिटी मिल जाती है। साथ ही अगर मैं कहूँ कि अगर कोई क्रैक आने की संभावना है भी कॉलम के जस्ट बगल में ब्रिक वॉल, अगर आप बाद में वॉल बनाते हैं तो कोई बात नहीं। मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी जिसका आपको थंबनेल दिख रहा होगा, एक फाइबर में जाली आती है उसकी तरफ आप जा सकते हैं और बहुत ही सही तरीके से उसका इस्तेमाल करके मैंने आपको उस वीडियो में दिखाया है और आप उससे उस क्रैक से बच सकते हैं जो कॉलम और ब्रिक वॉल के जॉइंट पे आती है।
मैं आपको सजेस्ट जो करूँगा वीडियो के एंड में, तो मैं कहूँगा कि आप पहले कॉलम को बनाते हुए चलें, उसके बाद ब्रिक वर्क करें। इससे आपका जो घर है वो बहुत ही अच्छे से फ्रेम स्ट्रक्चर के फॉर्म में बन पाता है, वरना कॉलम सिर्फ नाम के लिए रह जाता है। आप इन फ्यूचर कभी को वॉल को आगे पीछे भी करना चाहेंगे तो हटा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वॉल सिर्फ पर्दे का काम करती हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी। थैंक यू।